हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट टाइप की कॉस्ट आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 इस सब्जेक्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। ठीक है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें हम कौन कौन सी टाइप की कॉस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट होती क्या है, ये डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप की कॉस्ट पढ़नी है आज के लेक्चर में। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होती है डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, रिलेवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट क्या है, शट डाउन संक कॉस्ट क्या है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, एंड डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ये डिफरेंट टाइप की कॉस्ट हैं जो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जल्द ही पूरा सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर करने वाली हूँ डिटेल में और डेप्थ में। वैसे अगर आपका एग्जाम एक महीने में होने वाला है तो, और अगर अभी आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो ऑलरेडी वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज और डेप्थ में और न्यूमेरिकल के साथ मैं फिर से एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ। काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसी सीरीज में आज मेरा दूसरा लेक्चर है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूजफुल लगे तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, मुझे फीडबैक दिया करिए जो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट मतलब होता है लागत। किसी चीज को बनने में, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विस रेंडर की जा रही है, तो प्रोडक्ट बनाने या सर्विस रेंडर करने में हमें जो खर्चा आ रहा है, जो लागत लग रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है। वैसे क्लास में मैं कॉस्ट पूछती हूँ तो जनरली बच्चे जल्दी से बता देते हैं कॉस्ट इज प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, प्राइस या सेलिंग प्राइस बोलते हैं कि जिस प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज कॉस्ट। तो वो कॉस्ट नहीं है। देखिए कोई पेन है वो 1 रुपए में बनी है, तब जाके मार्केट में वो 5 रुपए की बिक रही है, तो ये है उसकी कॉस्ट, ये है उसकी लागत, बनने में जो खर्चा हुआ है वो ये है। ये जो 5 रुपए में पेन मार्केट में बिक रही है, दैट इज इट्स सेलिंग प्राइस, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। और मेरे ख्याल से आप क्लास 5th में पढ़ चुके होंगे कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट लॉस जो भी है निकल के आता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइस मत कहिएगा। ठीक है। अब आप ग्रेजुएशन के हैं, प्राइस मत कहिएगा, आप कहिएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक। तो कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, लागत। ठीक है। जो भी खर्चा हो रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस रेंडर करने में, जो भी खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर कर देती हूँ कि कॉस्ट क्या है। Cost is the amount of expenditure incurred to a given thing or activity। किसी चीज पे या कोई एक्टिविटी यानी सर्विस रेंडर करने में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है। अगली एक और डिफिनेशन देखिए मैं लिखी है, द मनी दैट यू हैव टू पे फॉर समथिंग। जो भी आप पैसे देते हैं किसी चीज के लिए, वो आपका क्या है, खर्चा लग रहा है, लागत लग रही है उस चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। एक और डेफिनेशन देखिए, कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज बीन यूज्ड अप टू प्रोड्यूस समथिंग और डिलीवर अ सर्विस। किसी सर्विस को डिलीवर करने में, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी वैल्यू ऑफ मनी लग रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, वो कॉस्ट होती है। ठीक है, वो लागत होती है। ठीक। मेरे ख्याल से अब कॉस्ट अच्छे समझ में आ गया। कॉस्ट क्या है, वो खर्चा, प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस रेंडर करने में जो भी खर्चा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, वो कॉस्ट है। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप की कॉस्ट अब हमें डिटेल में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट से चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज है, अभी मैं जितने टाइप की कॉस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी ना,
जैसा नाम वैसा काम टाइप कॉन्सेप्ट है हर जगह। जैसा उस कॉस्ट का नाम है ना, वही उस कॉस्ट का फीचर है कह लीजिए। तो हमेशा जो वर्ड हो ना, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए, करा करिए, उससे रिलेट करने की कोशिश करा करिए, तो वहीं से समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। देखिए, जैसे पहला टर्म क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, ठीक है। तो यानी वो कॉस्ट जो वेरी करे, अब किसके साथ वेरी करे, विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी आप 10 यूनिट कर रहे हैं तो इतना खर्चा, 20 यूनिट कर रहे हैं इतना खर्चा, 30 यूनिट कर रहे हैं इतना खर्चा, 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं इतना खर्चा। यानी वो कॉस्ट जो वेरी करे विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए, the cost which varies directly, the cost which varies directly in proportional to every increase or decrease in volume of output या प्रोडक्शन। यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को चेंज करते जाते हैं, वो खर्चे जो चेंज होते जाते हैं, इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। आप प्रोडक्शन कम करिए, रॉ मटेरियल कम खर्चा होगा, लेबर का कम खर्चा होगा। आप प्रोडक्शन ज्यादा करिए तो क्या होगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा ना। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लेबर आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। हमने वाई एक्सिस पे शो किया कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और इधर शो किया प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, खर्चा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ाया, खर्चा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ गया। प्रोडक्शन कम कर दीजिए, खर्चा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट मटेरियल के जो खर्चे हैं, लेबर की जो वेजेस हैं, दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं जो फिक्स रहते हैं, चाहे आप 10 यूनिट बनाइए चाहे 20 यूनिट बनाइए, वो खर्चे जो फिक्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। एक क्लासरूम है, एग्जाम्पल चलिए एक देते हैं, एक क्लासरूम है, ठीक है। वहां पे चाहे आप 2 बच्चों को पढ़ाइए, चाहे वहां पे अगर इस क्लासरूम की कैपेसिटी सपोज करिए 20 स्टूडेंट की, एग्जाम्पल लेते हैं 20 स्टूडेंट की है, तो इस क्लासरूम में चाहे 2 पढ़े, चाहे 3 पढ़े, चाहे 10 पढ़े, अप टू 20 स्टूडेंट, इस क्लासरूम की जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी ही आएगी। समझ रहे हैं, इस क्लासरूम में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, एसी वगैरह चल रहे होंगे, फैन चल रहे होगा, शायद यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगा होगा, ये जो टीचर आ रहा होगा इसकी कुछ फीस वगैरह होगी, कुछ बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली, और सपोज करिए इसकी कैपेसिटी 20 स्टूडेंट की है, तो अप टू 20 स्टूडेंट, कुछ खर्चे हैं जो फिक्स ही रहेंगे, चाहे 2 पढ़े, बुक का एग्जाम्पल मत लीजिए, इसमें उसका लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, एसी का खर्चा, ये जो टीचर आ रहा है पढ़ा रहा है उसका खर्चा, ठीक है। तो ये खर्चे क्या होंगे, या इस रूम का कुछ रेंट जा रहा हो, अगर सपोज करिए कोई कोचिंग सेंटर है, ये इस रूम का कुछ रेंट जा रहा हो, तो वो खर्चे जो फिक्स रहते हैं, चाहे 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, 20 यूनिट हो, अप टू सर्टेन लिमिट वो खर्चे जो फिक्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया। अगर कोई फैक्ट्री है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, इस फैक्ट्री में आप 100 यूनिट बना सकते हैं, तो अप टू 100 यूनिट, कुछ खर्चे होंगे जो फिक्स ही रहेंगे। अब उसमें चाहे आप अपनी फैक्ट्री में 10 यूनिट बनाइए, 20 यूनिट का प्रोडक्शन करिए, 50 यूनिट का करिए, 80 यूनिट का करिए, कुछ खर्चे फिक्स होंगे। जैसे अगर इस फैक्ट्री का कुछ रेंट जा रहा है तो वो उतना ही रेंट देना पड़ेगा ना। इस फैक्ट्री का रेंट सपोज करिए 50,000 है, आप चाहे 20 यूनिट बनाइए, 50 यूनिट बनाइए, 50,000 तो जाएगा ही रेंट। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उतना जाएगा ही, ठीक है। तो और सपोज करिए आपने गेट पे गेटमैन रखा है, वॉचमैन रखा है, तो उसको तो हर महीने जितनी सैलरी जा रही है वो जाएगी ना। अंदर फैक्ट्री में आप चाहे जितना प्रोडक्शन करिए, बट एक खास बात और है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली, एक सर्टेन लिमिट तक ही फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, उसके बाद वो चेंज होती है। मतलब इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर इस फैक्ट्री में 150 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो क्या इस फैक्ट्री में हो पाएगा, नहीं। इस फैक्ट्री की लिमिट कितनी है, 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो सकता है। तो 100 यूनिट यहाँ पे होगा, फिर 50 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, शायद दूसरी कोई फैक्ट्री लेना पड़े, ओवर टाइम कराना पड़े, या कोई दूसरा और मशीन लगाना पड़े, तो खर्चे चेंज हो जाएंगे ना। तो अप टू अ सर्टेन लिमिट जो खर्चे फिक्स रहते हैं उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। इस क्लास में अगर 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है तो 20 स्टूडेंट तक खर्चे फिक्स हैं, लेकिन जहां 25 स्टूडेंट हो गए तो 5 स्टूडेंट के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, शायद एक्स्ट्रा बेंच लगवानी पड़े, या बगल के किसी रूम दूसरे रूम को भी लेना पड़े,
ठीक है, तो वही है। तो फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लिमिट तक फिक्स रहती है, ये भी खास बात है। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट विच डज नॉट वेरी, वो खर्चा जो वेरी नहीं करता है, रिमेन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहता है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड रेंज ऑफ एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन। भले ही आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए, लेकिन जो खर्चे फिक्स रहते हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक फिक्स रहते हैं एंड एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक जो खर्चे फिक्स रहते हैं, उन्हें कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आपने शो किया कॉस्ट, यहाँ पे शो किया प्रोडक्शन। चाहे आप 1 यूनिट करें, 2 यूनिट करें, 3 यूनिट करें, 4 यूनिट करें, 5 यूनिट, 6 यूनिट का प्रोडक्शन करें, वो खर्चा जो फिक्स रहेगा। लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, आप इसी की जगह आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने लगेंगे तो क्या खर्चा सेम ही रहेगा? फिक्स कॉस्ट रेंट फैक्ट्री का उतना ही जाएगा, फैक्ट्री की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शायद बगल के कुछ लैंड वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो खर्चा फिर वेरी कर जाएगा। तो अप टू अ सर्टेन लिमिट वो खर्चे फिक्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। एक बार रीड कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला देखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी करे, यानी वो कॉस्ट जो आधी फिक्स हो आधी वेरी करे, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? जो फिक्स रहे फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करे फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो आधी फिक्स रहे आधी वेरी करे। तो देखिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनली, यानी वो कॉस्ट जो उसी प्रोपोर्शन में नहीं वेरी करती है, ठीक है, बट साइमल्टेनियसली कैनॉट रिमेन स्टेशनरी एट ऑल टाइम, यानी वो कॉस्ट जो फिक्स भी नहीं रहती है एंड उसी प्रोपोर्शन में वेरी ना करे, तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सपोज करिए हम 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, ठीक है, तो घर बंद है, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है, तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो आएगा? नहीं, कुछ फिक्स जो चार्जेस होते हैं वो तो आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा होता है कि नहीं, एक फिक्स चार्जेस है, उतने तो आएंगे ही, उसके ऊपर जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो आता है। तो ये क्या है? सेमी वेरिएबल, थोड़ा फिक्स है थोड़ा वेरी कर रहा है, दैट इज सेमी वेरिएबल। ऐसे ही जो आपके पोस्ट पेड फोन होते हैं या जो पहले लैंडलाइन होते थे, आप क्या फोन नहीं करेंगे तो लैंडलाइन फोन का बिल नहीं आता था? ऐसा नहीं था ना, थोड़ा पोर्शन फिक्स रहता है, आप फोन करें चाहे ना करें, वो पोर्शन फिक्स है, उसके ऊपर इट वेरीज। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, हो सकता है रिपेयर हो सकता है, एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सेमी वेरिएबल का ग्राफ देख लीजिए, खास है। आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए, ठीक है, वो इतना तो खर्चा आएगा ही, ठीक है, ये फिक्स, इतना पोर्शन फिक्स है, यानी ये खर्चा तो आएगा ही। आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 1 यूनिट का करें, 2, 3, 4, इतना खर्चा तो आएगा ही, दिस इज फिक्स। फिर उसके ऊपर आप, ये वेरिएबल है, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे ये खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इतना पोर्शन तो फिक्स है, तो दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में अब इस टाइप के कमेंट आते हैं, मैडम थोड़ा सा बोर्ड के सामने से हट भी जाया करिए, हम पढ़ नहीं पाते हैं जो आप लिखी हैं, तो इसीलिए हर कोशिश करती हूँ हर स्लाइड के बाद मैं भले 2 सेकंड के लिए हट जाऊं ताकि आप इसे रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जो अगली कॉस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसा नाम वैसा काम। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्ट, या जो सर्विस रेंडर की जा रही है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, वो कॉस्ट जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट हो, ठीक है, उसे प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। रादर देन उस पीरियड, उस ड्यूरेशन में जिस दौरान वो प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, उससे रिलेटेड खर्चा ना हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चा होगा उसको कहा जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे सपोज करिए ये प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में एक गाड़ी बन रही है, ठीक है, ये गाड़ी आपकी फैक्ट्री में बन रही है, तो वो खर्चा विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, वो खर्चा जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस गाड़ी को बनने में सपोज करिए 2 महीने का समय लगता है, तो उस ड्यूरेशन में आपकी फैक्ट्री में और भी तो कई खर्चे हुए होंगे,
तो पीरियड कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट मतलब जब प्रोडक्ट बन रहा था उस पीरियड में जितने और दूसरे खर्चे हुए आपकी फैक्ट्री में, वो सब पीरियड कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? वो खर्चे जो इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है? जैसे इस प्रोडक्ट आपकी गाड़ी बनने में कितना जो आप गाड़ी बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, उसमें रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर्स लगे होंगे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो इस प्रोडक्ट पे जो डायरेक्टली खर्चे हो रहे हैं वो सब प्रोडक्ट कॉस्ट। और इसी ड्यूरेशन में जब आपकी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा था उसी समय और भी तो खर्चे हो रहे। आपकी जो फैक्ट्री है उसका कुछ कैंटीन वगैरह होगा, वहां पे आपने कुछ रखे होंगे, आपके वर्कर्स होंगे कैंटीन में। फिर एक जब प्रोडक्ट बन रहा था तो आपकी एक सेल्स की भी टीम काम कर रही होगी, मार्केट सर्वे कर रही होगी, सेल्स की टीम काम कर रही होगी। ठीक है? उन सबकी जो वेजेस हैं, आपने गार्ड रखा होगा। ठीक है? और भी बहुत लोग होंगे, आपका रेंट जा रहा होगा, आपकी जो फैक्ट्री है उसका रेंट जा रहा होगा। ठीक है? ट्रांसपोर्ट के खर्चे हो रहे होंगे। तो ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर उस ड्यूरेशन में वो सब खर्चे भी हो रहे थे, तो वो सब क्या है? पीरियड कॉस्ट। ठीक है? एक बार इसको रीड कर लीजिए। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट हो। ठीक है? रादर देन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? रॉ मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा। पीरियड कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट विच आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, वो खर्चे जो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है, वो खर्चे जो उस ड्यूरेशन में होने वाले फैक्ट्री में जो दूसरे खर्चे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पीरियड कॉस्ट। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है? पीरियड कॉस्ट है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? द एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल एंड लेबर इकोनॉमिकली एंड इजिली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट या सर्विसेज। लेकिन नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो खर्चा जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रोडक्ट बन रहा है, कोई फर्नीचर एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर बन रहा है तो उसमें जो वुडन प्लैंक, जो प्लाई, जो सनमाइका, ठीक है, जो कीलें, जो फेविकोल और जो भी चीजें, उस पेंट अगर हो रहा है, तो ये सब क्या है? उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है ना। कुछ जो कारपेंटर उस पे काम कर रहा है, तो ये सब डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है? तो यानी जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो डायरेक्टली जो खर्चे प्रोडक्ट से ट्रेसेबल है, डायरेक्टली रिलेटेड है, वो डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो खर्चे उन आइटम पे विच इज नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली चार्जेबल नहीं है। एग्जाम्पल जैसे जो टाइम, एग्जाम्पल जैसे आपकी जो फैक्ट्री होगी वहां पे आपने गार्ड रखे होंगे, एक टाइम ऑफिस होगा जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रखा जाता होगा, लेबर्स का इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, एचआर डिपार्टमेंट होगा, वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा रखता होगा, सैलरी वगैरह देखता होगा। आपका एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, R&D डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारा होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये सब क्या है? इन सब डिपार्टमेंट का कैंटीन होगी, इन सब डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना। चलिए ठीक है, एक बार रीड कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी टॉपिक है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? ये जैसे नहीं कहते कि हमारे लिए रिलेवेंट है, हमारे लिए मतलब का है, उचित है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट। इररिलेवेंट यानी मतलब का नहीं है। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं कि सपोज करिए टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया। ठीक है? टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना। ठीक है? तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जिस पे इम्पैक्ट पड़े टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन का। टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से कुछ खर्चों पे, कुछ कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ पे नहीं पड़ेगा। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसपे असर पड़ेगा, जो इफेक्ट होंगी टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट कॉस्ट। तो देखिए रिलेवेंट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट विच वुड बी चेंज्ड बाय मैनेजरियल डिसीजन, यानी टॉप मैनेजमेंट के किसी डिसीजन से वो खर्चे जो चेंज हो जाएंगे, जिन पे असर पड़ेगा, जो इफेक्ट होंगे, उनको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट क्या है? वो विच वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मैनेजरियल डिसीजन,
यानी मैनेजरियल डिसीजन से जो खर्चे जिन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बताएं, जैसे सपोज करिए एक भाई कंपनी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, कोई बैंक ले लेते हैं या कोई कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो नॉन प्रॉफिटेबल है, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, जबकि इसकी और ब्रांचेस बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, बाकी ब्रांचेस बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हैं, बट ये ब्रांच शायद गलत लोकेशन में इस्टेब्लिश किया गया है या कुछ दूसरे रीजन से इस ब्रांच से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, इवन हर महीने ऑर्गेनाइजेशन को इस ब्रांच में पैसा देना पड़ जा रहा है, इससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इस ब्रांच को बंद कर देगी, यही तो होता है, ब्रांच को शट डाउन कर दिया जाएगा। अब जो टॉप मैनेजमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है टू शट डाउन दिस ब्रांच, इस ब्रांच को शट डाउन करते हैं, ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन से बताइए जिन खर्चों पे असर पड़ेगा वो होंगी रिलेवेंट कॉस्ट, और जिन खर्चों पे असर नहीं पड़ेगा वो होंगी इररिलेवेंट कॉस्ट। समझ में आया? अगर टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से ये ब्रांच अगर बंद हो जाती है तो इस ब्रांच का शायद कुछ रेंट, ये अगर रेंट पे लिया गया होगा प्रेमाइसेस, तो इस ब्रांच का जो रेंट जा रहा होगा, इस ब्रांच के जो एम्प्लॉइज हैं अगर उन्हें फायर किया गया, तो एग्जाम्पल है, अगर फायर किया गया तो उनकी सैलरी अब पे असर पड़ेगा, मतलब नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन का वो खर्चा कम हो गया। इस ब्रांच के और भी दूसरे खर्चे होंगे जो अब नहीं होंगे क्योंकि ये ब्रांच ही शट डाउन कर दी गई है। इसका रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, और भी दूसरे खर्चे होंगे, वो सब खत्म हो गए क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के इस डिसीजन से अब इन खर्चों पे असर पड़ा। लेकिन बहुत सारे दूसरे खर्चे जिन पे कोई असर नहीं पड़ा, बाकी ब्रांचेस जो काम कर रही हैं या जो हेड ऑफिस में जो काम चल रहे हैं, इन पे कोई असर पड़ेगा नहीं, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट के इस डिसीजन पे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। एक बार इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो कॉस्ट है दैट इज शट डाउन एंड संक कॉस्ट। शट डाउन एंड संक कॉस्ट। शट डाउन मतलब क्या होता है? शट डाउन मतलब बंद करना, ठीक है। शट डाउन बेसिकली फैक्ट्रीज में ना, जो फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, तो क्या ये मशीनरी पूरे साल चलती रहती है? नहीं, मशीनरी को क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ महीने मशीनरी चलती है, फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक वो चलती है, फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए उन्हें शट डाउन किया जाता है, बंद किया जाता है, मशीनरीज को बंद किया जाता है, फैक्ट्री को बंद किया जाता है, और उस समय फैक्ट्री में प्रोडक्शन, फैक्ट्री नहीं बंद की जाती है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उन्हें रोका जाता है, और उस समय जो है मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। जितनी भी मशीनरीज है इनको खोल के इनको रिपेयर किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन को जिस दौरान ये हो रहा होता है उसको कहा जाता है शट डाउन पीरियड, यानी फैक्ट्री में शटडाउन चल रहा है, यानी फैक्ट्री में इस समय कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैक्ट्री में जितनी मशीनरी हो है उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड शटडाउन पीरियड, ठीक है। तो शटडाउन कॉस्ट क्या है? यहाँ पे तो शटडाउन पीरियड समझ में आ गया, अब शटडाउन कॉस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो शटडाउन कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो शटडाउन पीरियड में हो, यानी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी बहुत सारे खर्चे हो रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना, फैक्ट्री में शटडाउन पीरियड चल रहा है तो फैक्ट्री का खर्चा कॉस्ट जीरो है, ऐसा तो नहीं होगा ना। फैक्ट्री में फिर भी बहुत सारे खर्चे हैं जो चल रहे होंगे, अगर फैक्ट्री का कुछ रेंट जा रहा है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, ठीक है, कुछ जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, डेली वेजर जो डेली वर्कर है वो तो चलो नहीं आ रहे होंगे, उनके खर्चे नहीं है, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी वगैरह तो जा रही होगी ना, बाकी डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं ना। तो शटडाउन कॉस्ट यही होती है, कॉस्ट ऑफ आइडल प्लांट, आइडल मतलब अभी जो खाली पड़ा प्लांट है जिसमें अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसका जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड शटडाउन कॉस्ट। एक बार रीड कर लीजिए, ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड दो नो वर्क इज डन yet certain fixed costs such as rent and insurance of building, depreciation, etc. for entire plant will have to be incurred. शटडाउन पीरियड में काम नहीं हो रहा होता है, मतलब काम मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है। तो शटडाउन पीरियड में भले ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन कुछ खर्चे हैं जो हो रहे होते हैं, जैसे आपका रेंट है, इंश्योरेंस है, और भी खर्चे। तो वही है कॉस्ट ऑफ आइडल प्लांट, तो कॉस्ट ऑफ आइडल प्लांट को ही शटडाउन कॉस्ट कहते हैं। ठीक, समझ में आया? अगला है संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट। संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट। एक होता है सिंक, सिंक मतलब डूबना, संक मतलब डूब गया, ठीक है। पर यहाँ डूबा नहीं है ऐसा कुछ, यानी वो खर्चे जो डूब गए या वो खर्चे जो ऑलरेडी एक्चुअली हो गए।
अब आपके किसी भी डिसीजन से उन खर्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। आपने अपनी फैक्ट्री 10 साल पहले बनाई थी या आपके पेरेंट्स ने बनाई थी, उस समय फैक्ट्री सेटअप की गई, मशीनरी वगैरह लाई गई, ये सब है, ठीक है, तो वो खर्चे तो हो चुके हैं ना, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपके किसी भी मैनेजरियल डिसीजन से आपने जो भी डिसीजन लिया, उससे उन खर्चों पे जो 10 साल पहले हो चुके हैं, जो आप ऑलरेडी मशीनरी पे, फैक्ट्री पे जो खर्चे कर चुके हैं, अब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट, या हिस्टोरिकल हिस्ट्री, पास्ट में जो खर्चे कर दिए, ठीक है। दीज आर द कॉस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड बाय डिसीजन, वो खर्चे जो क्रिएट होते हैं क्योंकि आपने डिसीजन लिया था पास्ट में, ठीक है। एंड कैन नॉट बी चेंज, जब ये चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एनी डिसीजन यू मेड इन फ्यूचर। आप फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पास्ट में जो आपने किया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको कहते हैं संक कॉस्ट। जैसे प्लांट पे, मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट। बट नेक्स्ट पे जाने से पहले ना, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2025 तक अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, एंड ये आपके ग्रेजुएशन, मास्टर्स, प्लस अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट अपलोडेड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। नोट्स चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक तो करना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके कमेंट करके फीडबैक भी मुझे जरूर दिया करिए। एंड चैनल अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब कर लीजिए, यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेक्चर ओवर होने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो कॉस्ट है दैट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाम से ही समझ जा रहा है, कंट्रोलेबल यानी वो खर्चे जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। बट क्या आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो वो खर्चे जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दैट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट वो खर्चे होते हैं दैट अ मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस एंड एडजस्ट थ्रू डिसीजन एंड एक्शन। यानी टॉप मैनेजमेंट अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से या अपनी पॉलिसी से जिन खर्चों को कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है, उसको कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल का खर्चा कम किया जा सकता है ना, हम कम प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल का खर्चा कम आएगा, कम लेबर हायर करेंगे, लेबर का खर्चा कम आएगा, ठीक है। तो ये खर्चा क्या है? ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोल किया जा सकता है। टॉप मैनेजमेंट अपने डिसीजन से इन खर्चों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन महीने का जो रेंट जाना है फैक्ट्री का, जो हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है फैक्ट्री का, वो तो जाना ही जाना उतना है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से रेंट अभी फिलहाल कम नहीं होगा, जो फिक्स हो गया वो तो फिलहाल अभी देना ही है, ठीक है। तो वो अनकंट्रोलेबल है। तो वही देखिए, डिसीजन एंड एक्शन। एंड ये जो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है जनरली वेरिएबल कॉस्ट होती है, एंड फ्लक्चुएट विद द प्रोडक्शन लेवल एंड बिजनेस एक्टिविटी, एंड मैनेजर कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट देम। कंट्रोलेबल कॉस्ट को मैनेजर इम्पैक्ट कर सकता है अपने डिसीजन से। जैसे एग्जांपल के लिए मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? वो खर्चे दैट अ बिजनेस एंड इंडिविजुअल हैज लिमिटेड एंड नो पावर टू चेंज। वो खर्चे जो मैनेजर अपने किसी डिसीजन से, अपने पावर से जिन खर्चों को चेंज नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है, उनको कहते हैं अनकंट्रोलेबल। एग्जाम्पल है रेंट है, इंश्योरेंस है, एक बार तय हो गया है तो आपको फिलहाल तो वही देना है, ठीक है। अच्छा एक बार रीड कर लीजिए, रीड कर लीजिए, उसके बाद स्लाइड चेंज करते हैं, रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगली जो कॉस्ट है दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? सपोज करिए कोई हमें सपोज करिए कोई प्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट का। अब उस प्रोडक्शन करने के दो ऑल्टरनेटिव है, दो तरीके हैं, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव वन है, एक ऑल्टरनेटिव टू है। ऑल्टरनेटिव वन, जब हम इस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शायद खर्चा आ रहा है 100 रुपए का, इस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो खर्चा आ रहा है शायद 120 रुपए का, ठीक है। तो बस डिफरेंशियल कॉस्ट यही होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव। ये जो दो ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हैं, इन दोनों ऑल्टरनेटिव में जो डिफरेंस आ रहा है टोटल कॉस्ट का, इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट।
पहले तरीके से हम काम कर रहे हैं तो 100 रुपए आ रहे हैं, दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं तो 120 रुपए आ रहे हैं, तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या हुई? 20 रुपए। यानी डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट इन टू ऑल्टरनेटिव। ठीक। अब अगला क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या है कि जब हम एक ऑल्टरनेटिव से दूसरे ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं एंड देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है। जब आप इस ऑल्टरनेटिव से इस ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ गई ना, 120 रुपए लगेगा, तो इसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पे प्रोडक्ट बनता 80 रुपए में, ठीक है, पहले एक ऑल्टरनेटिव से 100 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा था, दूसरे ऑल्टरनेटिव से 80 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कॉस्ट डिक्रीज कर रही है ना, तो इसको कहा जाता है डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है? इन केस द चॉइस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, यहां से यहां जा रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ रही है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, इंक्रीज इन कॉस्ट है। डिक्रीमेंटल क्या है? जब डिक्रीज हो टोटल कॉस्ट में तो उसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, एक बार इसे रीड कर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ओवर होता है, और इसी के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे टाइप की हमने कॉस्ट डिस्कस कर ली। ठीक है, यही होती है डिफरेंट टाइप की कॉस्ट। एंड आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये लेक्चर कैसा लगा आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।